एक कहानी द लायन किंग 2019 के बात की है। सिम्बा ने अपने चाचा स्कार को हराकर इस गौरव भूमि का राजा बन गया था। सिम्बा और नाला को कियारा नाम की बेटी होती है और वो दोनों एक बेटे की उम्मीद कर रहे थे। राजा सिम्बा सभी जानवरों को बुलवा कर कहता है कि मेरे परिवार का बढ़ने का समय आ चुका है और हमारी गौरव भूमि मेरे बाबा यानी कि राजा मुफासा का वो सपना है जो हमने पूरा किया और अब नाला और मैं जिंदगी की डोर में बहुत ही जल्द नए रंग का धागा पिरोने जा रहे हैं। दरअसल नाला प्रेग्नेंट होती है और वो बहुत ही जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है। यह सुनकर सभी जानवर खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ हमें नाला को दिखाया जाता है जो नकलिस्तान में होती है जहाँ पर वो बच्चे को जन्म देने वाली थी और एक जगह पर सुरक्षित बैठकर सिम्बा का वेट कर रही थी। टिमोन और पुम्बा सिम्बा से मिलने के लिए आते हैं। सिम्बा उन्हें कहता है कि मेरे बेटी कियारा का ध्यान रखना और कियारा को कोई बकवास स्टोरी मत सुनाना। दरअसल टिमोन और पुम्बा फेंकने में उस्ताद होते हैं और किसी भी स्टोरी में वो खुद को हीरो बताते थे। उसके बाद सिम्बा कियारा से मिलता है। वो कियारा को कहता है कि मैं शाम तक तुम्हारी माँ को लेकर जल्दी वापस आऊंगा, तब तक खुद का ध्यान रखना और किसी चीज से डरना मत, तुम मेरी बहादुर बेटी हो। एक एक सिम्बा नाला को लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद पुम्बा और टिमोन कियारा को झूठी स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं। वे बताते हैं कि हमने इस कार को बड़ी बहादुरी से पहाड़ियों से धक्का देकर मार दिया। तभी तूफान आना शुरू हो जाता है और उसकी आवाज से कियारा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर रफीकी आता है। उसे देखकर कियारा खुश हो जाती है। कियारा उसे कहती है कि मुझे तूफान और पानी से बहुत डर लगता है। तभी रफीकी कहता है कि तुम्हारे बाबा और दादा मुफासा भी पानी और तूफान से डरते थे। तभी कियारा अपने दादा मुफासा और विश्वासघाती भाई स्कार के बारे में कहानी सुनाने के लिए कहती है। तब रफीकी मुसाफा की कहानी बताना शुरू कर देते हैं। वो कियारा को कहता है कि एक तुम्हारे जैसे नन्हे शेर की कहानी है जिसकी रगों में शाही खून नहीं बल्कि जुनून रहता है। वो शेर जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी शुरू होती है गौरव भूमि से बहुत दूर सूरज की रोशनी के दूसरी ओर। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर कोई प्यासा मर रहा था क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए एक भी बूंद नहीं बची थी और वहीं पर मुफासा का जन्म हुआ। मुफासा के माता पिता उसे सूरज की रोशनी को दिखाते हुए कहते हैं कि सूरज की दूसरी ओर एक स्वर्ग जैसी जगह है। वहाँ पर बेहिसाब पानी, खिलखिलाती जमीन है और हम सब वहीं पर जा रहे हैं और उस जगह का नाम मिलेले है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। सभी जानवर पानी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर बाढ़ आती है। मुफासा बहुत घबरा जाता है और वो नदी के बीच में फंस जाता है। मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक पहुँचा देते हैं। मुफासा की माँ उसे अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन चट्टान को पार करके अपनी माँ के पास जाने में उसे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। तभी एक हाथी पानी में बहकर उस चट्टान से टकरा जाता है और मुफासा फिर से पानी में गिर जाता है। मुफासा पानी के अंदर डूब रहा था, लेकिन वो एक लकड़ी को पकड़ लेता है जिसे वो पानी के ऊपर की ओर आता है, लेकिन वो बहते हुए काफी दूर आ चुका था। वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। तभी वो बहते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर दूसरे शेरों का राज होता है। तभी वहाँ पर टाका नाम का एक शेर का बच्चा आता है। वो उस जगह के राजा का बेटा होता है। वो उसे जल्दी से तालाब से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि उस तालाब में मगरमच्छ होते हैं। ये सुनकर मुफासा तैरने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे से दो मगरमच्छ उसके पीछे लग जाते हैं। मुफासा जल्दी से किनारे तक आ जाता है। टाका उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब तक मगरमच्छ मुफासा के पास पहुंच जाते हैं। तभी टाका की माँ येशी वहाँ पर आकर अपने बेटे को खींच लेती है, जिससे मुफासा भी तालाब से बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। टाका मुफासा को अपनी माँ से मिलवाता है। रानी येशी टाका को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन टाका कहता है कि हम मुफासा को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तभी रानी कहती है कि तुम्हारा पिता ओबासी एक आवारा को कभी नहीं अपनाएंगे। तभी मुफासा कहता है कि मैं कोई आवारा नहीं हूँ, हमारे गांव में बाढ़ आने की वजह से मैं अपने माता पिता से दूर हो चुका हूँ। ये सुनकर रानी को बहुत बुरा लगता है और वो मुफासा को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन जब वो राजा ओबासी के पास जाते हैं तब वो रानी और टाका पर गुस्सा होता है क्योंकि उनके लिए कोई अजनबी घुसपैठिया होता है। तभी वो मुफासा और टाका के बीच दौड़ लगाता है और कहता है कि अगर मेरा बेटा टाका जीता तो तुम मेरा निवाला बन जाओगे और अगर तुम जीते तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तभी मुफासा और टाका दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच रास्ते में मुफासा थक जाता है। साथ में दौड़ते हुए टाका मुफासा को बताता है कि मुझे हमेशा एक भाई चाहिए था और मुफासा जीत जाए इसलिए वो जानबूझकर हार जाता है ताकि मुफासा हमेशा उनके साथ रहे। मुफासा की जिद से ओबासी नाराज हो जाता है क्योंकि उसका बेटा हार गया था, लेकिन अपने वचन के हिसाब से
वो मुफासा को यहाँ पर रहने की परमिशन देता है, लेकिन उसे हमेशा रानी के साथ ही रहने की अनुमति देता है और टाका राजा के साथ ही रहेगा। मुफासा और टाका साथ में बड़े हो जाते हैं। मुफासा रानी के साथ रहकर शिकार करने के सारे तौर तरीके सीख लेता है, लेकिन टाका हमेशा अपने पिता के साथ ही रहता था। ओबासी बहुत आलसी शेर होता है और हमेशा सोता ही रहता है, इसलिए वो टाका को कुछ भी नहीं सिखा पाता। मुफासा वहाँ के बाकी शेरों से काफी अलग होता है, क्योंकि उसके पास सूंघने की शक्तियों के साथ साथ उसके सेंस भी काफी तेज थे। इस वजह से मुफासा पहले ही पता कर पाता था कि उनका शिकार कहाँ पर है और कितनी दूरी पर। एक दिन रानी ऐशे और मुफासा शिकार पर जाते हैं, तभी वहाँ पर सफेद शेर आ जाते हैं। ये शेर दूसरे इलाके के होते हैं और इसके साथ साइज में बहुत बड़े और खूंखार होते हैं। वो शेर मुफासा और रानी पर हमला करते हैं। मुफासा और रानी बड़ी बहादुरी से उनके साथ लड़ती है। वहीं पर टाका भी दूर से देख रहा होता है। वो उनकी मदद करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो समझ जाता है कि वो मुफासा के जैसा ताकतवर नहीं है और वो वहाँ से भाग जाता है। रानी भी टाका को भागते हुए देख लेती है। तभी उसमें से एक शेर रानी पर हमला करके उसे जख्मी करता है। मुफासा भागते हुए वहाँ पर आकर उस शेर को एक ही झटके में मार गिराता है और रानी को बचा लेता है। दूसरा शेर अपने साथी को मरा हुआ देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मुफासा अपनी ऐशे माँ को लेकर घर वापस चला आता है। घर आके रानी ओबासी को कहती है कि अगर मुफासा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बच पाती। वो शेर दिखने में राक्षस जैसे और बहुत ताकतवर थे। उसके बाद ओबासी मुफासा को शुक्रिया कहता है। मुफासा राजा को कहता है कि हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहती हुई हवा कह रही है कि वो शेर एक दिन में आ जाएंगे। लेकिन ओबासी को यकीन नहीं होता। वो अपनी एक खबरी को उनकी तरफ भेज देता है। वही दूसरी तरफ हमें सफेद शेरों का इलाका दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो सफेद शेरों का राजा किरोस का बेटा था। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर किरोस को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा है उन सबको खत्म करके मुफासा के साथ उनके बेटे टाका को भी मार देंगे। ओबासा का खबरी ये सब सुन लेता है और ओबासी के पास जाकर कहता है कि वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं और उनका एक शेर हमारे 2 शेरों के बराबर है। ये सुनकर रानी और ओबासी डर जाते हैं। तभी ओबासी डिसाइड करता है कि हमें हमारे शाही खून को बचाना चाहिए और वो टाका को ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए कहता है, ताकि वो नई जिंदगी और एक नई शुरुआत करे और उसके साथ मुसाफा को जाने के लिए कहता है। वही अगले दिन रानी मुफासा और टाका को मिले ले जाने के लिए कहती है, ताकि वो राक्षस शेर उन्हें कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। टाका उस दिन लड़ने की बजाय उन्हें छोड़कर भाग गया था, इसलिए वो अपनी माँ से माफी मांगता है। तभी रानी ऐशा कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखाने का मौका एक दिन जरूर मिलेगा। वो दोनों अपनी माँ को अलविदा कहकर मिलेली की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद किरोस अपनी फौज लेके ओबासी के एरिया में आता है। तभी ओबासी कहता है कि हमें तुमसे जंग लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी किरोस उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि टाका और मुफासा कहाँ पर है। इसलिए किरोस के साथी ओबासी और रानी ऐशा के झुंड को मार देता है। वही टाका और मुफासा सूरज की रोशनी का पीछा करते हुए बहुत दूर आ चुके थे। तभी उनके ऊपर बहुत सारे पंछी चिल्लाकर उड़ने लगते हैं। ये देखकर मुफासा समझ जाता है कि किरोस के साथी हमारा पीछा कर रहे हैं। इस वजह से मुफासा और टाका जोर से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक झरना आ जाता है और किरोस के साथी भी उन तक पहुंच चुके होते हैं। अब शेर जो पानी से काफी घबराते हैं, लेकिन उनके पास पानी में कूदने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए टाका मुफासा को लेकर झरने में कूद जाता है। किरोस अपने साथी को कहता है कि कैसे भी उन्हें ढूंढकर खत्म कर दो। वही टाका और मुफासा पानी से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मुफासा को लगता है कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है और उनके सामने एक शेरनी आ जाती है जिसका नाम सराबी होता है। वो भी एक राजा की बेटी है। उनके गांव में भी घुसपैठियों ने हमला कर दिया था और उनमें से कुछ ही शेर बचे हुए थे। सराबी उनके साथियों को ढूंढ रही होती है। उसके साथ उसका अंगरक्षक एक पंछी जाजू भी होता है। अब ये चारों एक साथ मिल जाते हैं। वहीं पर हमें एक पेड़ पर बहुत सारे बंदर को दिखाया जाता है। उसमें से एक बंदर सबसे अलग होता है जिसका नाम रफीकी होता है और उसके पास एक अलग तरह की पावर होती है। इसलिए सारे बंदर कहते हैं कि रफीकी और उसके काले जादू को यहाँ से दफा कर दो। ये पेड़ और तारों से बातें करता है, इसलिए सारे बंदर को रफीकी पागल लगता है और उसे बंदरों के झुंड से बेदखल कर देते हैं। रफीकी वहाँ से चला जाता है। ये वही रफीकी है जो कियारो को कहानी सुना रहा है। रफीकी आगे जाके मुफासा, टाका और सराबी से मिलता है। मुफासा उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन रफीकी शेर से नहीं घबराता। वो भी मिलेले की तरफ जा रहा था, इसलिए चारों भी रफीकी से मिल जाते हैं क्योंकि उसे उस जगह का रास्ता मालूम होता है। अब ये सभी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अगली सुबह वो सभी एक घाटी के पास पहुंच जाते हैं।
तभी मुफासा डिसाइड करता है कि हम सब घाटी के नीचे उतरकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन सफेद शेरों को हमारे पंजों के निशान नहीं मिल पाए और घाटी में सिर्फ पत्थर ही होते हैं। वो सभी घाटी के अंदर से जाने लगते हैं। तभी टाका मुफासा को कहता है कि उसे शराबी बहुत पसंद है और वो चाहता है कि वो उसे कुछ आइडिया दे जिससे वो उसके पैर का इजाज शराबी से कर पाए। तभी मुफासा कहता है कि तुम उसे कहना तुम्हारे बालों से बहुत सुंदर फूलों की खुशबू आती है, क्योंकि वो जिस वादियों से आई है वहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल है, और जब वो बात करे तो तुम ध्यान से सुनना। टाका वैसे ही करता है। इससे शराबी थोड़ा पर इम्प्रेस हो जाती है। तभी इन्हें एक हाथी का झुंड दिखाई देता है। साथी किरोस और उसके साथी भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तभी शराबी भागकर मधुमक्खी का छत्ता हाथियों के बीचों बीच फेंक देती है, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण किरोस और उसके साथी उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक हाथी शराबी से टकरा जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। बेहोश होते समय वो मुफासा को देखती है, जो उसे बचाने के लिए उसके पास आ रहा होता है। जब हाथियों का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब रफीकी अपनी शक्तियों से शराबी को ठीक कर देता है। जब शराबी को होश आता है, तब वो कहती है कि मुझे किसने बचाया। तब मुफासा कहता है कि तुम्हें टाका ने बचाया, क्योंकि मुफासा जानता था कि टाका शराबी को पसंद करता है और शायद शराबी ये सुनकर टाका से प्यार करने लगेगी। टाका भी बहुत खुश होता है कि मुफासा ने उसका नाम लिया। आगे वो चलते चलते बर्फीले पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। वही किरोस अपने साथियों के साथ उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। मुफासा को लगता है कि किरोस बर्फ के ऊपर उनके पंजों का निशान देखकर उन तक पहुंच सकता है, इसलिए वो जाजू को कहता है कि तुम अपने पंख से सारे पंजों के निशान को मिटा देना। जाजू पहाड़ियों के सबसे ऊंची जगह पर जाकर वहाँ की बर्फ उनके पंजों पर गिरा देता है और किरोस के साथी भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोग किस तरफ गए, और उनका ये प्लान काम कर जाता है। जब मुफासा और शराबी अकेले होते हैं, तब शराबी कहती है कि जब मैं बेहोश हो रही थी तब वहाँ पर सिर्फ तुम ही थे, मुझे सच बताओ कि मुझे किसने बचाया। तब मुफासा कहता है कि वो टाका ही था, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। बहुत पूछने के बाद मुफासा मान जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही तुमको बचाया। इसके बाद मुफासा और शराबी दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन इन दोनों को टाका दूर से देख रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि उसके भाई ने उसका पैर छीना है और अब वो उसका बदला लेना चाहता है, और वो जाके सीधा किरोस के साथ मिल जाता है। वो किरोस से कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने मारा है। टाका बदला लेने के लिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि हम मिले जा रहे हैं, मैं मेरे पंजों के निशान छोड़ दूंगा, तुम सब उसका पीछा करके हम तक पहुंच जाना। उसके बाद टाका मुसाफा के पास पहुंच जाता है। तब मुफासा उससे पूछता है कि इतनी देर तक कहाँ थे। तब टाका कहता है कि मैं शिकार ढूंढने के लिए गया था। उसके बाद वो सभी मिलेले पहुंच जाते हैं। तब मुफासा देखता है कि ये जगह स्वर्ग से भी बहुत सुंदर है। सभी जानवर यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे थे। तभी सारे जानवर मुसाफा के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम है किरोस तुम्हारे पीछे है। तभी मुसाफा उनको यकीन दिलवाता है कि मिलेले पर मैं कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा और हमने पीछे कोई निशान नहीं छोड़े। लेकिन तभी वहाँ पर किरोस और उसके साथी उन तक पहुँच जाते हैं। किरोस मुफासा को कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से ही हम तुम तक पहुंच सके। ये सुनकर मुफासा को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे भाई टाका ने ऐसा किया। तब टाका कहता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन सारभी का पैर तू, माँ का पैर भी तू, मेरे पिता का भरोसा तू। मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तूने मेरी किस्मत छीनी, अभी तेरी किस्मत है। और वो मुफासा से लड़ने के लिए किरोस के साथ मिल जाता है। तभी मुफासा और किरोस के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई के वक्त मुफासा एक खाई में गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी किरोस आकर उससे लड़ने लगता है। किरोस उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो किरोस के सामने टिक नहीं पाता। इस लड़ाई को टाका दूर से देखता है और मुफासा के साथ बचपन में जो वक्त बिताया था उसे याद करता है, और उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि तुम्हें भी एक दिन बहादुरी दिखाने का मौका जरूर मिलेगा। अब वो फैसला करता है कि वो अपने भाई की तरफ से लड़ेगा। वही किरोस मुफासा पर अपने पंजों से वार करने वाला होता है। तभी स्कार बीच में आकर वो वार अपने ऊपर लेता है, जिसकी वजह से टाका के चेहरे पर एक स्कार आ जाता है। अब मुफासा और टाका दोनों एक साथ किरोस से फाइट करते हैं और फाइट करते समय दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। तभी चट्टानें गिरने लगती है और एक चट्टान गिरकर किरोस के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मुफासा बच जाता है। टाका उसे पानी से बाहर निकालता है। अब किरोस मर चुका था, इसलिए इस जंगल को किसी का खतरा नहीं होता। सभी जानवर मुफासा को मिलेल का राजा घोषित करता है और वहाँ पर मुफासा को उसकी माँ भी मिलती है। वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके पिता की उस बाढ़ में मौत हो चुकी थी। तभी टाका वहाँ पर आता है। टाका अपने भाई से माफी मांगता है। मुफासा उसे उस जंगल से
से निकालता नहीं, पर वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें इस जंगल में जगह मिलेगी, लेकिन आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तब टाका कहता है कि तो आज से मेरा नाम स्कार होगा, क्योंकि जब कोई भी ये नाम ले तब उसे अपनी गलती का एहसास हो। एक स्कार वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कियारा को कहानी सुनाते सुनाते शाम हो जाती है। कियारा प्राइड रॉक पर चढ़कर अपने दादा मुफासा की तरह दौड़ने लगती है और तभी उसे आसमान में दादा मुफासा की परछाई नजर आती है। तभी नाला और सिम्बा भी गौरव भूमि में वापस आते हैं और वो कियारा को अपने छोटे भाई से मिलवाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।